जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज 76वां गणतंत्र दिवस है। 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारत देश में। हमारे देश में भारत का गणतंत्र दिवस से 76वां गणतंत्र दिवस से 26 जनवरी को मनाया जाता है और 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं और अपना स्पीच देते हैं कर्तव्य पथ पर, जिसे पहले राजपथ कहा जाता था, अभी राजपथ का नाम परिवर्तन करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो गणतंत्र दिवस पर झंडा जो उत्तोलन करते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के समय भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देते हैं और वहाँ ध्वजारोहण करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। और उसी तरह से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी को क्यों चुना गया है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है, आपको दिमाग में आ रहा होगा। तो ध्यान रख लीजिएगा, 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 में पहली बार लाहौर में रावी नदी के किनारे, रावी नदी, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर रात के अंधेरे में तिरंगा झंडा को फहराकर स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस द्वारा मनाया गया था 1930 में 26 जनवरी को। और कांग्रेस द्वारा यह भी निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 1930 के बाद प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। परंतु आज़ादी हमें मिली 15 अगस्त 1947 में। 1947 में अंग्रेजों ने साइन कर दिया, आज़ाद कर दिया हमें, अंग्रेज भाग गए 15 अगस्त को 1947 में। तो इस तरह 26 जनवरी जो ऐतिहासिक दिन था, इसे यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी ऐतिहासिक दिन था, इसे यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 के दिन को चुना गया कि 26 जनवरी ही रहेगा ये दिन जो यादगार रहेगा। और एक प्रश्न बनता है, हम लोगों ने संविधान को 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 में स्वीकार कर लिया था, अंगीकार कर लिया था। तो परंतु इसे क्यों रोका गया था, लागू क्यों नहीं किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसी दिन को याद करते हुए कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और संविधान 26 जनवरी को संविधान को लागू भी कर दिया जाएगा। इस तरह से भारत एक गणतंत्र राज्य भी बन जाएगा। 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए इसे लागू किया गया था, इतने दिनों तक रोका गया था। तो याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन में ही जो कि 1929 में यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, इसका निर्णय ले लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। रावी नदी के तट के किनारे यह मनाया गया था। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है तो इसके बारे में देखेंगे। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2011 में पहली बार मनाया गया था। प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे 2011 में। और राष्ट्रपति 2011 में प्रतिभा पाटिल थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। 2025 की थीम क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम है वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। और 61वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है, तो मतदान देने की उम्र जो है अभी कितनी? 18 वर्ष है। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। किस संविधान संशोधन के तहत? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 पर 1989 में इसे लागू किया गया था। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? 1989 में राष्ट्रपति आर वेंकट रमन थे। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और 25 जनवरी को और हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को मनाते हैं। 2025 की थीम है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की समावेशी विकास के लिए पर्यटन। चलिए, कंप्लीट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। इसी की याद में 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त VH रमा देवी 1990 में ये बनी थी।
BS रमादेवी कर्नाटक की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष उम्र जो भी पहले हो जाए वो होता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। और चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार और SS सिंधु ये दो इनके चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। अब गणतंत्र दिवस की थीम देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस की थीम है 2025 की स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। बाकी थीम तो उन्होंने देख लिया है अभी के तुरंत अभी। चलिए बाकी जो देख लीजिएगा जो भी जरूरत है। 25 जनवरी के समय ही यानी कि गणतंत्र दिवस के शाम में, गणतंत्र के पिछले शनिवार के दिन 25 जनवरी के दिन पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा हो चुकी है। इस बार 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार 7 लोगों को दिया जा रहा है, 7 व्यक्तियों को। पद्म भूषण 19 व्यक्तियों को और 113 को पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। यानी कि टोटल कितने हो जा रहे हैं? 139। अगर प्रश्न बनता है 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है, पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है, तो 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। जिनमें की कैटेगरी मैंने बता दिया, पद्म विभूषण में 7, पद्म भूषण में 19, पद्मश्री 13। जिनमें से इंपॉर्टेंट कुछ नाम मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, बाकी मैं लिस्ट प्रोवाइड करूंगा सभी का नाम। तो पद्म भूषण जो 7 उनमें जो इंपॉर्टेंट देख लीजिए, शारदा सिन्हा, भारत कोकिला शारदा सिन्हा, इनको मरणोपरांत दिया गया है। 2024 में इनका निधन हुआ है। MT वासुदेव नायर, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। ये केरल के मलयालम लेखक हैं, इन्हें भी नवाजा गया है। ओसामू सुजुकी, इनका भी निधन हम लोगों ने पढ़ा था, जापान से ये बिलोंग करते, जापान सुजुकी मोटर के ये पूर्व अध्यक्ष थे। इनका भी निधन 2024 में हुआ है, दिसंबर महीने में। इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट नाम पद्म भूषण में कौन कौन है देख लीजिए। तो पद्म भूषण में PR श्रीजेश के बारे हम लोगों ने पढ़ा था, बार बार पढ़ा था कि इनका जर्सी नंबर कितना है? तो 16 है, जर्सी नंबर 16 है, जिनको कि रिटायर कर दिया गया है। ये इंडियन हॉकी के गोल कीपर थे और ओलंपिक 2024 में, पेरिस ओलंपिक में ये मेंबर थे, टीम के मेंबर थे, गोलकीपर थे। और भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किस टीम को हराकर? कमेंट में बताइएगा आप लोग, किस टीम को हराकर पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पंकज उदास को भी दिया गया है, मरणोपरांत गजल गायक हैं। शेखर कपूर फिल्म से संबंध है, फिल्म डायरेक्टर हैं, इनको भी दिया गया पद्म भूषण। सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, जिनका कि निधन 2024 में हुआ है, इनको भी दिया गया मरणोपरांत। सुशील कुमार मोदी को पद्मश्री में नाम देख लीजिए, 113 व्यक्तियों को दिया गया पद्मश्री, जिनमें कि इंपॉर्टेंट नाम देख लीजिए। आर अश्विन जो कि क्रिकेट हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरा के समय, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के समय, उसके बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी, इन्होंने संन्यास ले लिया है। और इनकी एक आत्मकथा पुस्तक भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आत्मकथा इनके एग्जाम में आते हैं। तो आर अश्विन, इनको भी दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। और हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाज हैं, कैथल का एकलव्य इन्हें कहा जाता है, इनको भी पद्मश्री 2025 से पुरस्कृत किया गया है। ये लिस्ट है, पहले जो स्लाइड प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये पद्म विभूषण पुरस्कार की लिस्ट है। इसे मैं थोड़ा सा, हाँ, ये पद्म विभूषण पुरस्कार की लिस्ट है, देख लीजिए 7 नाम है, 7 नाम को प्रोवाइड कर लीजिए, रीड कर लीजिएगा। श्री ध्रुवर नागेश्वर रेड्डी, मेडिसिन से संबंध है, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, इनको पद्म विभूषण दिया गया है। जस्टिस न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर, जो कि पब्लिक अफेयर्स में इनको दिया गया, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। श्री कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, जो कि आर्ट से बिलोंग करती हैं, गुजरात से, इनको दिया गया है। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कर्नाटक से। श्री MT वासुदेवन नायर, मरणोपरांत, लिटरेचर, केरल से, मलयालम लेखक हैं। ओसामू सुजुकी, जापान से बिलोंग करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मरणोपरांत इनको भी दिया गया है, जापान से बिलोंग करते हैं। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध बिहार की गायिका हैं, भोजपुरी गायिका, मरणोपरांत दिया गया है, बिहार से बिलोंग करती हैं। दूसरे लिस्ट पर देख लीजिए, ये पद्म भूषण पुरस्कार जो 19 व्यक्तियों को दिया गया, कंप्लीट 2 लिस्ट है, इनमें इंपॉर्टेंट नाम मैंने बता दिया है। आपके अपने इंपॉर्टेंट जो लगते हैं उसको भी देख लीजिएगा, कंप्लीट मैं यहाँ लिस्ट प्रोवाइड कर दिया हूँ। अगर एक एक नाम ले लूँगा तो फिर बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। और
पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है 113 व्यक्तियों को, 113 को। तो इंपॉर्टेंट नाम मैंने बता दिया है जिनका है, तो बाकी लिस्ट भी मैंने दे दिया, उसे आप लोग लिस्ट देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ये जो पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई, अभी जो घोषणा हुई है, परंतु ये पुरस्कार वितरण किए जाएंगे मार्च अप्रैल के महीने में, राष्ट्रपति भवन में वितरण किए जाएंगे, दिए जाएंगे। अभी घोषणा सिर्फ हुई है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो चल रहा था, हम लोगों ने बात किया था 2025, इसकी महिला विजेता टीम का अनाउंस आ गया है। तो पहली बार इन्होंने, इस प्लेयर ने पहली बार जीता, यूएसए की प्लेयर है, नाम है मेडिसन कीस, पहला ग्रैंड स्लैम विजेता है, पहली बार इनका ग्रैंड स्लैम विजेता बनी है, पहला खिताब है इनका। मेडिसन कीस का नाम भी आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। किससे हराया है? तो मेडिसन कीस यूएसए की प्लेयर, फीमेल में महिला विजेता, महिला सिंगल विजेता। आर्यना सबलेंका को, बेलारूस की प्लेयर को हराया है, पिछले बार की विजेता, 2024 की विजेता को इन्होंने हरा दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है जनवरी के महीने में, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरोस कप भी कहा जाता है, इसे मई जून के महीने में क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, 1891 में यह इसकी शुरुआत हुई थी। विंबलडन ओपन लंदन में खेला जाता है, जून जुलाई के महीने में होता है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, एकमात्र ग्रास कोर्ट पर खेला जाने वाला विंबलडन ओपन है, 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। यूएस ओपन न्यूयॉर्क में खेला जाता है, अमेरिका में खेला जाता है, अगस्त सितंबर के महीने में हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, 1881 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये सीरीज भी आता है कि सबसे पहले कौन सा नया है, कौन सा पुराना है। तो यहाँ इस सीरीज को देख कर लग रहा होगा, समझ में आ गया होगा, विंबलडन ओपन जो है सबसे पुराना है, और सबसे नया कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे नया है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर 430 ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं। 15 जनवरी 2025 में इन्होंने यह मैच खेला है, 430वां मैच। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खेलने वाले प्लेयर बन गए हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, 20 लिखा गया 2025, यह क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या है कि इस इंडेक्स से यह पता चलता है कि दुनिया की किस देश की सेना सबसे मजबूत है। तो पहले नंबर पे इस इंडेक्स में पहले नंबर पर रखा गया है रूस, यूएसए सबसे अधिक की सेना सबसे मजबूत है। दूसरे नंबर पे रूस की सेना है, तीसरे नंबर पे चाइना की, और अपना भारत चौथे नंबर पे आता है, चौथा नंबर पे आता है दुनिया में सबसे मजबूत सेना के मामले में। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी कर दिया गया, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही भारत के जो इंडिया रैंक इंपॉर्टेंट इंडेक्स 2024 में जो भारत के स्थान थे, जो महत्वपूर्ण इंडेक्स जारी किए गए थे, उनमें भारत का स्थान क्या है, तो उसका मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट में यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए, पहला है वैश्विक नवाचार इंडेक्स 2024, 39वां स्थान, टॉप पे स्विट्जरलैंड था। हैप्पीनेस इंडेक्स 2024, भारत 126, तो 126वें स्थान पर था, टॉप पे फिनलैंड था। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत 116 स्थान पर था, टॉप पर आइसलैंड था। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत 129वें स्थान पर था, टॉप पर आइसलैंड था। करप्शन इंडेक्स 2024 में भारत 93वें स्थान पर था, टॉप पर सोमालिया था, सबसे करप्ट कंट्री सोमालिया। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत 159वें स्थान पर था, टॉप पर नॉर्वे था। ऑप्स अलर्ट ऑपरेशन, यह बीएसएफ द्वारा चलाया जाता। प्रश्न बनेगा कि यह ऑप्स अलर्ट ऑपरेशन किस सेना द्वारा चलाया गया है? तो बीएसएफ द्वारा चलाया गया। कहाँ चलाया गया है? तो बांग्लादेश की सीमा पर चलाया गया है। भारत की सबसे लंबी सीमा बॉर्डर किसकी होती है? तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। कितनी लंबी है? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ। तो बीएसएफ द्वारा चलाया गया है ऑप्स अलर्ट बांग्लादेश में। और सर्द हवा ऑपरेशन चलाया गया है इंडियन आर्मी द्वारा पाकिस्तान की सीमा पर चलाया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए आयुष्मान खुराना। वैष्णवी शर्मा अंडर 19 आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अभी हम लोगों ने बताया भी था हम लोगों ने कि अंडर 19 विश्व कप कहाँ चल रहा है? मलेशिया में हो रहा है। और यह हैट्रिक इन्होंने मलेशिया के अगेंस्ट ही इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। तो पहली भारतीय महिला बन गई है अंडर 19 महिला विश्व कप में हैट्रिक लेने वाली। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाया है। जय सबरवाल, ये कौन है? भारतीय घुड़सवार हैं। वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज में दूसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। और एक नाम इंपॉर्टेंट नाम है दिव्या कीर्ति सिंह, यह भी भारतीय महिला घुड़सवार हैं। और इन्हें 2023 में
अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो घुड़सवारी के मामले में पहली अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता है, यानी कि पहली घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला प्राप्त करता है दिव्या कीर्ति सिंह, इसलिए ये नाम इम्पोर्टेंट बन जाता है। जीआई समागम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? जीआई समागम 2025 का आयोजन 22 जनवरी को 2025 में न्यू दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन, इसी सम्मेलन में यह घोषणा की गई, यह निर्णय लिया गया, लक्ष्य रखा गया है कि केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा यह घोषणा की गई है 2030 तक, कब तक? 2030 तक 10,000 जीआई उत्पाद बना लिए जाएंगे। 10,000 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। वर्तमान में भारत के पास कितने जीआई टैग उत्पाद हैं? तो 605 उत्पाद हैं जीआई टैग प्राप्त किए हुए। जीआई जो टैग की वैधता कितनी दिन होती है, कितने वर्षों की होती है? तो जीआई टैग की वैधता 10 वर्षों की होती है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और जीआई रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। और यह जो आयोजन किया गया था, जीआई समागम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो न्यू दिल्ली में हम लोगों ने देखा। किसके द्वारा? तो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय का एक विभाग है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन द्वारा यह आयोजन किया गया था। किसके सहयोग से? इंडिया टुडे ग्रुप के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। जीआई समागम 2025 का आयोजन किया गया था। आज हम लोगों ने 2-3 डेज पढ़े हैं, परंतु डेज का मैं रिवाइज नहीं कर रहा, आपको स्लाइड प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा खुद से, कुछ देर के लिए इसे देख लीजिएगा आराम से। और एक स्लाइड है, इस स्लाइड को भी देख लीजिए। कंप्लीट आज तक के 26 जनवरी तक का पूरा कंप्लीट डे है, कंप्लीट दिवस है, कंप्लीट मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसे भी आप लोग देख लीजिए। और साथ ही साथ इस पुराने न्यूज़ को भी देख लीजिएगा, इस पुराने न्यूज़ को भी, स्लाइड को भी प्रोवाइड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं, इसी तरह से प्रश्न बनते हैं। साथ में इस स्लाइड को भी प्रोवाइड कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, मैं रिवीजन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बेकार में लंबी हो जाएगी। जिनको जरूरत है वो रिवाइज कर लेंगे, मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ सभी के लिए। ये इस स्लाइड को भी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट स्लाइड में प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को। तो आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, जय हिंद।